दृष्टि इन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नई वैक्सीन की, जिसने मलेरिया की रोकथाम को लेकर सजग देशों में और डब्ल्यूएचओ में उम्मीद की एक नई लहर को जन्म दिया है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में एक नई वैक्सीन जिसका नाम मॉस्क्विरिक्स है, उसको मलेरिया की पहली वैक्सीन के रूप में स्वीकृति दी है। अब मानव इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे समय से जिससे मानवता ग्रस्त है, लेकिन उनकी रोकथाम पूरी तरीके से आज भी नहीं हो पाई है। मलेरिया उन बीमारियों में से एक है। रोमन काल के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद से मध्यकालीन यूरोप, भारत, तमाम जगहों पे इसका उल्लेख मिलता है और आधुनिक समय में भी अमेरिका, यूरोप और भारत में इसका उल्लेख जारी है और ये विश्व में अत्यधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। और महज इतना ही नहीं, दरअसल मलेरिया उन मौतों के लिए जिम्मेदार होता है जो सबसे कमजोर लोगों में होती हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि हर 5 में से 3 से 4 मौतें शिशुओं में होती हैं और इसलिए भी मलेरिया से होने वाली मौतें मानव सभ्यता को उद्वेलित करती रही हैं। तो हम जान लेते हैं कि आज की चर्चा का प्रारूप क्या होगा। हम बात करेंगे कि ये खबर किस तरह से आई है, किस तरीके से ली गई है। हम फिर मलेरिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझेंगे, हम इसके सामाजिक पक्षों को भी समझेंगे और हम देखेंगे कि इसके रोकथाम के लिए क्या-क्या काम किए गए हैं। इसके अलावा हम मलेरिया की हालिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करेंगे। जो वैक्सीन आई है, इसके क्या वैज्ञानिक आधार हैं और क्या इसको लेकर आशाएं और चुनौतियां हो सकती हैं, हम इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाई गई पहलों की चर्चा करेंगे। इन सब की कंटेक्स्ट में, इस सब को संदर्भ में लेते हुए हम आगे की राह के बारे में बात करेंगे और फिर आपके लिए एक प्रश्न होगा जिस पर आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहरहाल खबर ये आई थी कि डब्ल्यूएचओ ने पहली मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। ये बड़ी खबर इसलिए भी आई क्योंकि लगभग 30 सालों से कुछ अधिक से ही इस वैक्सीन पर काम चल रहा था। जिस कंपनी, और कंपनी की बात हम करेंगे, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी वो 1987 में ही बना ली गई थी। 30 सालों से इस पर काम जारी था। फिर उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट जारी हुआ, उसके बाद यूरोप की कुछ एजेंसीज ने उसको मान्यता दी और आखिर में 3 देशों में, अफ्रीका के 3 देशों में जो लंबा पायलट प्रोजेक्ट चला, उसके बाद से डब्ल्यूएचओ ने भी अब इसको कहा है कि अब इसको बड़े स्तर पर उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ये चर्चा में आया। अब पहले हम जान लें कि मलेरिया है क्या। तो मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। मच्छर यहाँ पे केवल एक वेक्टर है, एक कैरियर है जो इस प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी को कैरी करता है और ये प्लाज्मोडियम ही है जो मलेरिया कॉज करता है। अब प्लाज्मोडियम की अपनी 5 स्पीशीज हैं, हम उन 5 स्पीशीज की चर्चा करेंगे, बट 2 सबसे खतरनाक हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस के लिए जानी जाती हैं। अब हमने बात तो की कि ये मच्छर जनित रोग है। सारे मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते हैं। एक खास मच्छर की प्रजाति है एनोफिलीस मच्छर, उसमें भी मादा एनोफिलीस मच्छर, फीमेल एनोफिलीस मच्छर मलेरिया वाहक होती हैं, क्योंकि जो नर एनोफिलीस मॉस्किटो हैं वो खून पर निर्भर नहीं होते, इसलिए वो मलेरिया नहीं फैलाते। इसलिए कहा भी जाता है कि शाम के वक्त मलेरिया का मच्छर काटता है, क्योंकि फीमेल एनोफिलीस का जो साइकिल है उसमें उसको शाम के वक्त भूख लगती है, शाम के वक्त वो खून खोजने जाती है और फिर मलेरिया शाम के वक्त फैलता है। बहरहाल प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो मनुष्यों में सबसे घातक मलेरिया कॉज करने के लिए जाना जाता है। अधिकांश मौतों के लिए यही जिम्मेदार है। हालांकि भारत में अधिकतर जो मलेरिया केसेस हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के मिलते हैं। तो ये भी एक जानने लायक बात है। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है मलेरिया को लेकर। तो पिछले कुछ समय से मलेरिया को लेकर जागरूकता तो पहले से थी, लेकिन कुछ समय से इसको खत्म करने के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उन पर काम बढ़ा है और इस चलते देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया के मामलों में बहुत कमी आई। भारत में तो जो भारत की आबादी है, बड़ी आबादी है, उच्च घनत्व वाला देश है भारत, तो ऐसे में लगभग 1.3 अरब लोगों पर यह खतरा है, ये जोखिम है
और भारत दुनिया के 11 हाईएस्ट बर्डन वाले सर्वाधिक मलेरिया के मामलों वाले देशों में आता है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन भारत अभी इससे ग्रस्त है, ये हमें जानना चाहिए। और भारत के कौन से क्षेत्र ज्यादा इससे ग्रस्त हैं? तो आदिवासी और संघर्ष प्रभावित क्षेत्र इससे ज्यादा ग्रस्त हैं। और उनमें भी अगर हम कुछ राज्यों का नाम लें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मलेरिया का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया है। तो ये है भारत की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करें तो पूरी दुनिया में लगभग 23 करोड़ मामले मलेरिया के 2019 में देखे गए। इनमें से 4 लाख मौतें देखी गई। और सबसे जो उद्वेलित करने वाली बात थी कि उनमें से बच्चों की संख्या 60 से 70% के बीच मानी जाती है, 67%। दरअसल ये आंकड़े कभी इसलिए भी नहीं मिल पाते क्योंकि WHO का ऐसा मानना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऐसा मानना है कि कई सारे मरीज, और जिस तरह के देशों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, यूरोप से ये लगभग साफ हो चुकी है, अमेरिका ने भी 1950 के दशक के बाद इसको अपने यहाँ से साफ कर दिया है। तो जो बचे हुए देश हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, एशियाई महाद्वीप में कुछ देश हैं, वहां पर जिस तरह की गरीबी है और जिस तरह के मानव सूचकांक है, वहां पे कई केसेस रिकॉर्ड और रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट बहरहाल फिर भी तकरीबन 70% बच्चों की उसमें डेथ्स शामिल हैं। इसी प्रकार इसमें से भारत में लगभग 5.6 मिलियन 56 लाख मामले भारत में देखने को मिले। अब इस आंकड़े की हम बार बार बात कर रहे हैं कि मलेरिया से मौतों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा उसके शिकार बनते हैं, क्योंकि सबसे कमजोर लोग जो इससे ग्रस्त हो गए हैं वही अक्सर मौत के शिकार बनते हैं। दरअसल हमने बात की कि ये एक रक्त जनित रोग है। तो रक्त जनित तो है, वो ये आरबीसी पर हमला करता है। जो आरबीसी सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, उनमें हमला करता है। तो कई बार तो जब ये आरबीसी सेल्स के अंदर होता है तो मानव मस्तिष्क तक, माइंड तक जाने वाली ब्लड वेसल्स को ये क्लॉग कर सकता है और तब ये मौत का कारण बनता है। बट उससे भी ज्यादा ये कारण तब बनता है जब ये अत्यधिक आरबीसीज को अपने से ग्रस्त कर देता है और वो आरबीसीज को नष्ट कर देता है। तो जब बहुत ज्यादा आरबीसीज नष्ट हो जाती हैं तो जो ज्यादा स्वस्थ हैं उनमें तो मृत्यु की संभावना कम है, बट जो बच्चे हैं या कुपोषण से का शिकार हैं उनमें इसकी संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार ये बीमारी तो है, लेकिन बीमारी कई दूसरे मानव सूचकांकों से जुड़ी हुई है। इसके बाद 2017 में हर 12वें बच्चे की मौत का कारण मलेरिया माना गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो बाल मृत्यु दर है, यानी प्रत्येक 1000 जो लाइव बर्थ्स हुई, जीवित शिशु जो पैदा हुए, उनमें से 1 साल के अंदर, 1 वर्ष से कम के अंदर जिन शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है उसे बाल मृत्यु दर कहा जाता है। और जहां भी ये अधिक है उनमें एक प्रमुख कारण मलेरिया है। तो ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है। इस सब चिंताजनक आंकड़ों के बाद जो उम्मीद की किरण दिखती है कि WHO ने कई बार ये घोषित किया है कि अमुक अमुक देश ने मलेरिया पर विजय पाई। इसके बैकग्राउंड में ये भी जान लेना चाहिए कि एक समय में पूरा यूरोप और खास तौर पे जिसको हम द यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका कहते हैं, वो भी इससे बहुत ज्यादा ग्रस्त था। लेकिन 1950 में युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके बाद वहां से लगभग वो समाप्त हो चुका है। और केवल विजिटर्स जब जाते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज से, या तो यहाँ से जाते हैं या वहीं के लोग यहाँ से आके वापस लौटते हैं, तो कुछ मलेरिया के केसेस ज्यादा आते हैं। अधिकतर वहां पे मलेरिया की रोकथाम की जा चुकी है। लेकिन WHO ने यह भी कहा है कि हाल के वर्षों में भी WHO ने कई देशों को प्रमाणित किया कि उन्होंने मलेरिया मुक्त का जो मिशन था वो अचीव कर लिया है। जैसे 2007 में संयुक्त अरब अमीरात, 2010 में मोरक्को और तुर्कमेनिस्तान, 2011 में आर्मेनिया, 2016 में श्रीलंका और किर्गिस्तान, 2018 में पराग्वे और उज़्बेकिस्तान, 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना, 2017 में एल सल्वाडोर। ये देशों की लिस्ट याद करने की बात तो नहीं है। बात यह है कि जैसे उदाहरण के तौर पे एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस के लिए जाना जाता था 1960 के दशक तक। तो बात यह है इस लिस्ट को बताने के पीछे कि एल सल्वाडोर जैसा देश भी अगर इससे मुक्ति पा सकता है, तो फिर जो देश आज इससे ग्रस्त हैं
उनके सामने भी ये दरवाज़ा खुला है, बशर्ते वो कई तरीके अपना सकें और पूरा विश्व उनके साथ इस साझेदारी में खड़ा हो। बहरहाल, अब हम बात करते हैं वैक्सीन की, जिसके चलते ये पूरी खबर चर्चा में रही। तो इस वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोसेस शामिल होती है जिससे वो बना। इसके अलावा जिस वायरस या बैक्टीरिया यानी जिस भी जीवाणु का इस्तेमाल किया गया, उसके प्रोटीन शेल का इस्तेमाल किया गया उसको बनाने में, उस सब का हिंट इस नाम में छुपा होता है। इससे हमें बहुत काम नहीं है, फिर भी इसका नाम है RTS। मैं साफ दिखा देता हूँ थोड़ा। RTS S/AS01 ये इसका साइंटिफिक नाम उस कंपनी ने रखा है। इसका जो ट्रेड नाम है, जिस नाम से बिकेगी, उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स ये इंजेक्शन फॉर्म में दी जाने वाली वैक्सीन है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए है। हमने चर्चा की थी प्लाज्मोडियम के 5 जो फॉर्म्स हैं, 5 जो स्पीशीज हैं वो मलेरिया कॉज करती हैं। भारत में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे ज्यादा मलेरिया कॉज करता है। ये वैक्सीन अभी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए है, तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। उसके अलावा पहले बच्चों के लिए इसको लाया जा रहा है क्योंकि वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, सबसे कमजोर वर्ग है जिसको मलेरिया टारगेट करता है, या जिससे सबसे ज्यादा जो मलेरिया से पीड़ित होते हैं। और घाना, कीनिया और मलावी में इसका लंबे समय तक, पिछले 3 वर्षों के आसपास इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। WHO की निगरानी में ही चल रहा था और उसके बाद ही ये कंपनी को इजाजत दी गई है कि अब इसको ब्रॉड लेवल पर इस वैक्सीन का वितरण किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। अब ये कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, GSK। कंपनी का नाम कई लोग नहीं भी जानते होंगे, बट इसके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फेमस रहे थे। हॉर्लिक्स, हालांकि अब हॉर्लिक्स यूनिलीवर ने हाल ही में खरीद लिया 2020 में शायद। हॉर्लिक्स इसका एक प्रोडक्ट था। आयोडेक्स इसका प्रोडक्ट रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए विख्यात कंपनी है। लंदन, ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इस कंपनी ने इस वैक्सीन को खोजा है और जैसा कि हमने चर्चा की थी 1987 में ही इसको खोजा जा चुका था। 30 साल लगे हैं। ये हमें बार बार याद दिलाएगा कि जो कोरोना के समय वैक्सीन खोजी गई है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि इतने कम समय में कोई वैक्सीन खोज ली गई है। अमूमन इतना समय लगता है वैक्सीन्स को बनने में और उनके सेफ्टी के प्रति एश्योर होने में, 30 साल से ज्यादा का समय। बहरहाल, तो अब अपेक्षाएं क्या हैं इस वैक्सीन से? आ तो गई वैक्सीन, पहले तो अपेक्षाएं क्या हैं और फिर क्या चुनौतियां रहेंगी? तो अपेक्षाएं तो ये है कि भाई भले ही वाइवैक्स और दूसरी जो 3 प्रजातियां और हैं, कुल मिला के 5, उन सब पर ये काम नहीं कर रहा, काम प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम पे ही कर रहा है। लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम ही, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, सबसे घातक स्पीशी है प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया कॉज करता है। तो कम से कम उसकी रोकथाम तो कुछ स्तर तक होगी। यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि दूसरी प्रजातियां कौन सी हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमने चर्चा की, भारत में सर्वाधिक केसेस इसी के कारण होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिये और लास्ट प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो ये कुल मिला के 5 प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोअन है, ये ध्यान में रखा जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और ये अपेक्षाएं इससे ये भी हैं कि ये विशेष तौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी और उन एरियाज में, उन देशों में, जैसे कि इसका पायलट प्रोजेक्ट अफ्रीका के 3 देशों में चला, तो इस प्रकार से संक्रमण प्रवण क्षेत्र जो है वहां पर इसका विशेष उपयोग हो सकेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि किसी भी वैक्सीन में होती है, कोरोना वैक्सीन के समय भी उसकी चर्चा हुई, बट कोरोना से भी ज्यादा इस समय इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मलेरिया फैलता कैसे है कि एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, वो किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड व्यक्ति पर जब बैठता है और उसका रक्त अपने अंदर लेता है, तो उस रक्त से उसमें प्लाज्मोडियम के नए विषाणु पहुंच जाते हैं और जब वो किसी दूसरे को काटता है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे में सामुदायिक सुरक्षा ये वैक्सीन प्रोवाइड करती है, यानी एक निश्चित संख्या अगर इस वैक्सीन को ले लेती है समुदाय में से, तो पूरा समुदाय थोड़ा ज्यादा सुरक्षित हो जाता है पहले के तुलना में। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट।
तो बेसिकली सामुदायिक सुरक्षा में योगदान देगी ये वैक्सीन, ऐसी इससे अपेक्षा है। इसके अलावा चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती तो है प्रभावकारिता। प्रभावकारिता किस तरह से चुनौती है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने जब ये इस पर रिसर्च पर ध्यान देना शुरू किया था तो कहा था कि किसी भी वैक्सीन को 75% तो इफेक्टिव होना ही चाहिए। ये वैक्सीन जो है वो लगभग 30 से 40% इफेक्टिव है। अब 30 से 40% इफेक्टिव होने के बाद भी इसको मान्यता क्यों दे रहा है डब्ल्यूएचओ, या स्वीकृति क्यों दे रहा है? उसका कारण ये है कि डब्ल्यूएचओ ये मानता है कि इसकी एफिकेसी का परसेंटेज लो है, बट फिर भी अस्पताल में जाने से जो रोकने में इसका सामर्थ्य है वो लगभग 70% है। यानी 70% मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इस आंकड़े को ध्यान में रखें, इसको इसके साथ ध्यान में रखें और फिर ध्यान रखें कि ये बच्चों को इससे सुरक्षित करेगा, वल्नरेबल पॉपुलेशन को इससे सुरक्षित करेगा, इस सबको ध्यान में रख के इसकी प्रभावकारिता के कम होने के बावजूद, इसकी एफिशिएंसी को कम होने के बावजूद इसको मान्यता दी है। बट फिर भी ये एक चुनौती तो है ही, क्योंकि आने वाले वर्षों में इस चुनौती पर काम करते रहना होगा। अगली चुनौती जो है, जिससे हम सब वाकिफ भी होंगे, उपलब्धता। जब एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी फैली तो उसकी उपलब्धता को लेकर आज भी उससे विश्व जूझ रहा है। भारत में उपलब्धता ठीक हुई है, विश्व के कई देशों में ठीक है, लेकिन विश्व के कई देश, विशेषकर गरीब देशों में आज भी कोरोना की वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में वही देश जब मलेरिया से अधिक पीड़ित हैं, तो वहां भी वैक्सीन की उपलब्धता इंश्योर कर पाना एक चुनौती होगी। और इस उपलब्धता के साथ बहुत चोली दामन का साथ वाला है पूंजी। ये उपलब्धता तभी मिल पाएगी जब वैश्विक स्तर पर देश साथ आके इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूंजी को उपलब्ध कराएंगे। बट क्या ये पूंजी मिल पाएगी? आशा है मिल जाए, लेकिन अभी तो ये चुनौतीपूर्ण पक्ष है इस पूरे वैक्सीन की न्यूज से जुड़ा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। तो वैक्सीन तो अपनी जगह है, मलेरिया की रोकथाम के लिए दूसरी पहले क्या हुई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम ये भी जान लें। देखिए, ध्यान रखिए, मलेरिया एक क्यूरेटिव डिजीज तो है ही, यानी इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं, आपको बहुत तेज बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, कई बार डायरिया होता है, तो इन लक्षणों का इलाज किया जाता है, उस सेंस में क्रिएटिव होता है। साथ में ये प्रिवेंटिव डिजीज भी है, यानी इसकी रोकथाम की जा सकती है। अब रोकथाम का एक बड़ा औजार हमें वैक्सीन के रूप में मिल रहा है, लेकिन वैक्सीन से पहले भी तो रोकथाम के दूसरे तरीके रहे हैं, और उन्हीं तरीकों के आधार पर तो कई देशों ने अपने यहाँ से मलेरिया को खत्म किया है। तो हम उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोकथाम के तरीकों की चर्चा कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि भारत में क्या क्या किया गया है। तो पहले तो भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 22 यानी 5 वर्षों के लिए चलाई गई है। टारगेट क्या है कि देश के 678 जिलों में 571 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और फोकस किया जाएगा इन 571 जिलों में मलेरिया की रोकथाम पर। तो ये एक कार्यक्रम हो गया। इसके अलावा मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, जिसको मेरा इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है, इसी तरह के एक्रोनिम अधिकतर रखने का चलन है, लोगों की जुबान पे आसानी से चढ़ते हैं, तो और जागरूकता में मदद करते होंगे। मेरा इंडिया, इसके तहत आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, विश्व की अग्रणी संस्थाओं में से एक है, भारतीय संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। तो उसने ये प्रोग्राम चलाया है कि वो कोलैबोरेट कर सके विश्व की दूसरी संस्थाओं के साथ, और भारत के अंदरूनी अंदर जो काम कर रही संस्था, उन सबके काम के साथ कोलैबोरेट कर सके जो मलेरिया की रोकथाम के लिए हो रहा है। इसके अलावा 2019 में हाल ही में एक बड़ी सही स्कीम चलाई गई कि सबसे जो हाई बर्डन जगह हैं, जहां पर भारत में मलेरिया पाया जाता है, वहीं पर सबसे हाई इंपैक्ट किया जा सकता है। जहां पे सबसे ज्यादा प्रतिशत है मलेरिया का, वहीं पर सबसे कम प्रतिशत पे लाकर सबसे बड़ा इंपैक्ट, सबसे बड़ा असर क्रिएट किया जा सकता है। तो हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट स्कीम लॉन्च की गई। 4 राज्यों पे फोकस करती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक बड़े स्तर पर लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, खास तरह की मच्छरदानियां हैं, इन्हीं मच्छरदानियों का प्रयोग अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा किया जा रहा है मलेरिया की रोकथाम के लिए। अब तो वैक्सीन आ गई है, उसका भी उपयोग होगा। ये एक
पहचानी हुई और अपनाई हुई तकनीक है। भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंपल चीज़ है, एक मच्छरदानी होती है जिसमें खास तरह के इंसेक्टिसाइड लगे होते हैं। 3 साल उनका रिकमेंडेड यूज़ होता है, आप 3 साल तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सामुदायिक स्तर पर एक मान्यता भी मिली हुई है। इसकी एक परंपरा तो रही ही है। अब इन खास तरह की मच्छरदानियों को जब समुदाय भी आसानी से अपना ले रहा है तो इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये 3 मुख्य 3-4 कदम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कदम उठाए गए हैं। सभी डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में उठाए गए हैं। सबसे पहले आया था E2020 पहल। ई मतलब क्या? एलिमिनेट, खत्म कर देंगे हम। तो एम्बिशन तो यही था कि हम खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे 2020 तक। 21 देशों से मलेरिया को खत्म करने का टारगेट था। टारगेट अचीव पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन इसके चलते उन 21 देशों में मलेरिया की पहलों, मलेरिया को रोकने के लेकर जो पहलें थी उनमें बढ़ोतरी देखी गई। तो उसी से जो आशाएं बढ़ी डब्ल्यूएचओ की, तो फिर एलिमिनेट 2025 लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 2025 तक 25 देशों में अब मलेरिया को खत्म कर देने का टारगेट रखा गया है। तो ये हो गई डब्ल्यूएचओ की 2 पहले। दरअसल डब्ल्यूएचओ एक दूसरा प्रोग्राम चलाता है जिसको कहते हैं ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम। भारत की जो योजनाएं हैं, जैसे मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है, ये इसके साथ एक तरीके से इसके कदम ताल मिलाते हुए ही चलती हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम क्या कहता है कि 2030 तक हम मलेरिया को उन्मूलन का टारगेट रखते हैं पूरे विश्व से। 2030 की क्योंकि हमने चर्चा कर ही ली, तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रख लेना होगा, क्योंकि एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे जिनको हमें पा लेना था 2015 तक। उन 2015 तक वाले गोल्स में एक गोल था कि 2015 तक मलेरिया समाप्त कर देना है। बहरहाल 2015 तो बीत गया, तो नए गोल्स आए जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल नंबर 3 है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका टारगेट 3.3 कुछ बीमारियों के उन्मूलन और रोकथाम की बात करता है। मलेरिया आज भी उनमें शामिल है और हमें उम्मीद है कि 2030 तक कम से कम हम मलेरिया की रोकथाम में सफल होंगे, और अब तो हमारे पास वैक्सीन भी है। तो ये पूरी रूपरेखा है मलेरिया की रोकथाम हेतु जो अपनाई गई है पूरे विश्व में। तो आगे की राह क्या हो? आगे की राह ये हो कि पहले तो आगे भी शोध कार्य जो है वो जारी रहें, क्योंकि यही सबसे बड़ा तरीका है। नई तकनीक आती जा रही है, उस तकनीक का इस्तेमाल करके मलेरिया के रोकथाम के नए तरीके खोजे जाएं। नए उपकरण और साधन जो हैं, उदाहरण के तौर पर देखा गया था डीडीटी, एक बड़ा इनफेमस इंसेक्टिसाइड हम जानते हैं जिसको बैन कर दिया गया था। ये पहले इंसेक्टिसाइड नहीं था, इसको लाया गया था मच्छरों को मारने के लिए ही। पाया गया कि इससे तो दूसरे पेस्ट भी मर जाते हैं, तो इससे कीटनाशक के रूप में उपयोग किया गया और पाया गया कि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये भी पाया गया कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो इसके प्रति रेजिस्टेंट होती जा रही है, तो इससे मर नहीं रही है। तो ऐसे में क्या आवश्यकता है कि जो नए उपकरण है, नई तकनीक है, जीन सीक्वेंसिंग है उन मॉस्किटोज की भी, प्लाज्मोडियम की भी, वो लगातार की जाए ताकि उनकी वल्नरेबिलिटीज भी पहचानी जा सकें और ऐसे तरीके खोजे जा सकें जो कि पर्यावरण के लिए बेहतर हो, ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स हो और बेहतर तरीके से मलेरिया की रोकथाम हो सके। इसके अलावा संक्रमण प्रवण क्षेत्र जो है, जो ज्यादा वल्नरेबल जगह हैं, वहां पर अधिक ध्यान देने की कोशिश हो। जैसा कि हमने देखा, हम कर भी रहे हैं। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्कीम योजना इसी पर फोकस करती है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा व्यावहारिक बदलाव, बिहेवियरल चेंज, सामाजिक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा तरीका है। जैसा कि हम देखते भी हैं, आज भी अखबारों में, टीवी पर तरह तरह के ऐड आते हैं कि 10 बजे तक क्या करना है। इस तरह के ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है जो जनता में लगातार की जानी चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी, कम्युनिटी लेवल पर भी और पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर भी। इस तरह की अवेयरनेस जो है, साफ सफाई को लेकर जो अवेयरनेस जो है वो फैलाते रहना बहुत आवश्यक है। यही हमारे आगे की राह है जिससे मलेरिया की रोकथाम
हो सकेगी। अंत में इस पूरे प्रकरण और पूरे बात को जानने के बाद एक सवाल है आपके लिए कि टीके को परिभाषित करते हुए हाल ही में खोजे गए किन्हीं 2 मुख्य टीकों की चर्चा करें, जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न की आप प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।